हेलो और नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्रतीक नायक है और जैसे कि आप सब लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे एक नक्शा दिया हुआ है। ये नक्शे के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है और आपको बोला गया है कि क्या आप ये कंट्री को गैस कर पा रहे हो। सर, आर यू एबल टू गैस दिस कंट्री? इफ यू कैन सी इट ओवर हियर, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सीधे सीधे तौर के ऊपर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि गैस द कंट्री। जहाँ एक आर्किटेक्चर की इमेज है, यहां देखने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड कि एक व्यक्ति खड़े हैं, इनका एक पोर्ट्रेट है, हाथों में इन्होंने कुछ पकड़ा हुआ है। यहाँ पे एक ऑटोमन एम्पायर करके बेसिकली आप समझने की कोशिश करोगे तो एक नक्शा ड्रॉ किया हुआ है साम्राज्य का। आपको बताना है कि ये नक्शा ये पिक्चर किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू नीड टू गैस द कंट्री। अगर आप इसको सही गैस कर पा रहे हो तो आपको अनअकैडमी की तरफ से एक वाउचर दिया जाएगा। सर यस, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये मैप को सही गैस कर पा रहे हो तो आपको अनअकैडमी की तरफ से एक वाउचर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी लिंक अवेलेबल है, जरूर से इसके अंदर ज्वाइन करिए। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पूरे के पूरे भारतीय इतिहास में या दुनिया के इतिहास के अंदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इंटरलिंक्ड है। और इसी के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक ऐसी सीरीज जिसे हम लोग कह रहे हैं मैड ओवर मैप्स। एक ऐसी पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको तैयारी की जाएगी, कराई जाएगी कंप्लीटली इन अ मैपिंग पर्सपेक्टिव। वो चाहे हिस्ट्री हो, वो चाहे डेमोक्रेसी की घटनाएं हो, वो चाहे कोई भी इवेंट्स हो दुनिया के, सर वो हम लोग नक्शा आधारित करेंगे। ये मैप को अगर आप आइडेंटिफाई सही कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैड ओवर मैप्स को। उसके बाद सबके सब चैलेंज देखिए। गूगल फॉर्म की लिंक आपको मिलेगी। ये गूगल फॉर्म के अंदर अगर आप ज्वाइन करोगे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उसके बाद आपको 15K तक की प्राइजेस अवेलेबल करवाई जा रही है, 15,000 रुपए तक की। तो जरूर से जुड़िए हमको, इसके द्वारा आप अपना बहुत ही फायदा इनफैक्ट है ना, मैं कह सकता हूँ कि गेन भी कर सकते हो। और अल्टीमेटली यू विल फाइंड कि इवन आफ्टर 26 ऑफ सितंबर इसकी जो डिक्लेरेशन होने वाली है विल कंटिन्यू टू ब्रिंग ऑन दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस फॉर यू, सर, है ना। तो मैड ओवर मैप इज एम्ड टू विजुअलाइज द वर्ल्ड थ्रू द मैप्स, द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी, द फंक्शनिंग ऑफ द मनी, द टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री, मेरा जो सब्जेक्ट है, and the status of environment and what not, sir, है। So don't forget to mention your name and number below so that हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर पाए। ये मैप को जरूर से आइडेंटिफाई करिए कि ये कौन से कंट्री को दर्शाता है, सर, ठीक है। कैन यू गेस द नेम ऑफ द कंट्री दैट डिपिक्टेड हियर? ओके, तो आपको खाली आइडेंटिफाई करना है। ऑटोमन एम्पायर है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा कि फिर मेरे को बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो पेपर लीक कर दिया, सर, है ना। वैसा नहीं करना चाहता हूँ, पर जरूर से आप इसके अंदर जुड़िए। खैर, ये मैड ओवर मैप जो कंसेप्चुअलाइज करने का जो इंटेंशन है, उसके पीछे का कारण है कि पूरी की पूरी यूपीएससी की जर्नी अगर आप विजुअल वे के अंदर करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। ये जो विजुअलाइजेशन का अप्रोच है उसी को ही हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। एक बार मैं पढ़ रहा था एक क्लास के अंदर, तो एक बच्चे ने कमेंट करके मेरे को पूछा कि सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच में रिलेशन क्या है, जरा उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, सर, ठीक है। तो उस बेसिस के ऊपर से मेरे मन में ख्याल आया कि अच्छा, ये पूरा का पूरा आज की तारीख में आप जो जियोपॉलिटिकल घटनाएं देख रहे हो, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल घटनाएं, या जियो एनवायरमेंटल इश्यूज देख रहे हो, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो भी घटनाएं देख रहे हो, सब जगह के ऊपर आपको कहीं ना कहीं मैपिंग का पर्सपेक्टिव आपको बहुत काम में आता है। और इस बेसिस के रूप में मुझे बहुत ही अच्छा सवाल लगा जहां एक कैंडिडेट के द्वारा ये पूछा गया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, ठीक है। ये भूगोल है जो आपके इतिहास को बदलता है, ये भूगोल है जो आपके इतिहास को एक नई दिशा और दशा दिखाता है, सर, ठीक है। अगर भौगोलिक रूप में आपके पास संशोधन है, इफ यू हैव द रिसोर्सेज यू कैन बी दी सुपर पावर एज वेल। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है भौगोलिक रूप से, ज्योग्राफिकली, तो हो सकता है कि आप अपनी इकोनॉमी को उतना मैनिफेस्ट ना कर पाए, उतने आप उसको पुश ना कर पाए, सर, ठीक है। भारतीय कंटेक्स्ट के अंदर यूपीएससी यहाँ से बहुत सारे मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन निकालता है। आपको ये जानकारी होगी कि पिछले कोई भी साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर भी और मुख्य परीक्षा के अंदर भी इनफैक्ट ज्यादा सवाल जो पूछे हुए हैं वो मैपिंग बेस्ड पूछे हुए हैं। और प्लान यही है कि आपको ये मैपिंग बेस्ड अप्रोच से हिस्ट्री को समझाया जाए, सर, ठीक है।
अब ये इसके ऊपर अगर आप समझिए कि एक सवाल आया था, देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी आई गेस अ ईयर बैक, सम टाइम इन द ईयर 2022 सर, है ना, 2022 की प्रीलिम्स के अंदर सवाल आया। ये सवाल अशोका की साइट्स के ऊपर से आपको पूछा गया था और आपको आइडेंटिफाई करके बताना था कि इनमें से कौन सी जगह के ऊपर अशोका के जो लोकेशन है, उसकी जो रॉक एडिक्स है, और रॉक एडिक्स की बेसिकली स्टेट्स के साथ आपको मैचअप करना है सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। तो आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आपने इसको मैपिंग बेस पढ़ा होता तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाते कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। जैसे धौली है, एरागुड्डी है, जगोड़ा है, कलसी है सर, ठीक है, आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही जा रहा है कौन सा नहीं जा रहा है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो यू ट्राई टू सी दिस पार्ट, है ना। तो ज्योग्राफी ऑलवेज प्लेज अ मेजर रोल, ओके। मैं ये प्रश्न को आपको कराता हूँ अभी थोड़ी देर के बाद, आई विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत डिस्कस करवाना चाहूंगा कि हाउ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सर, ठीक है। भारतीय इतिहास में अगर आप ये नक्शा देखोगे, दिस इज द प्रेजेंट मैप ऑफ दिस कंट्री सर, ठीक है। भारत का, आधुनिक भारत का नक्शा ऐसा है, ये एक एम्प्टी मैप है जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, ओके। भारतीय इतिहास में आप जितने भी बड़े एम्पायर्स देखोगे, साम्राज्य जिसे कहते हैं हम लोग, बड़े बड़े राजाओं के द्वारा बनते हैं सर, ठीक है। ये साम्राज्य कहाँ पे बनते हैं, कभी सोचिए आप। यू थिंक अबाउट in which places the empires have been built, okay है ना, समझे। मैं थोड़ा साइड में चला जाता हूँ so that you can see that, okay है ना। भारतीय इतिहास में कहीं पे भी आप ऐतिहासिक रूप से आप समझने की कोशिश करिए, आपका साम्राज्य बिल्डिंग कहाँ पे देखने को मिलेगा। The very first instance that the empires have been built has been built in this region from Delhi। दिल्ली से लेके आप कन्नौज की तरफ चले जाओ, कन्नौज से लेके आप पाटलिपुत्रा की तरफ चले जाओ सर, ठीक है। मूलतः से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल्स रहे हैं ट्रेडिशनली, आगरा रहा है, दिल्ली रहा है, ये सब के सब हम लोग इस तरह से आइडेंटिफाई करके कोशिश करेंगे कि ये मूलतः से गंगा यमुना के बेल्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे सर। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको सर, ठीक है, क्योंकि वहां पे प्लेन लैंड आई हुई है, और बिकॉज प्लेन लैंड आई हुई है तो प्लेन लैंड को इजीली आप कंसोलिडेट कर सकते हो कंपेयर टू अ टेरेन विच इज वेरी माउंटेनस इन रीजन सर, ठीक है। आप खाली एक सिंप्लीफाई करके एक चीज को सोचिए कि ऐसी जमीन जो सबसे प्लेन है उसके ऊपर आपका कंसोलिडेशन इजी होगा, या ऐसी माउंटेनस टेरेन जहां पे आपका कंसोलिडेशन इजी होगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो प्लेन लैंड के ऊपर आपका कंसोलिडेशन इजी होता है। तो बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े किंगडम्स आपको एक चीज के ऊपर बहुत देखने को मिलेंगे, वो है कि अपने प्लेन लैंड के ऊपर अपना एम्पायर बिल्डिंग करने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर भी आपको इतिहास के ऊपर देखने को मिलेगा कि ये जो एम्पायर बिल्डिंग है वो यहाँ से होना शुरू हुआ। आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि दक्षिण का कोई बड़ा साम्राज्य या दक्षिण का कोई राजा उत्तर भारत की तरफ चला गया है और उसने अपना साम्राज्य बनाया। प्रयत्न बहुत राजाओं ने किए थे। आप दक्षिण से और दक्षिण से आगे अगर आप समझोगे तो देयर वर मेनी किंग्स हु ट्राइड देयर बेस्ट टू कंसोलिडेट देयर एम्पायर फ्रॉम साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, बट दे कुड नॉट डू सो, वो नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे का एक कारण क्या देखने को मिलता है, उसके पीछे का एक कारण आपको ज्योग्राफी देखने को मिलेगी सर, ठीक है। तो हमेशा अगर आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, यू थिंक फ्रॉम द ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि भूगोल ने आपके इतिहास के ऊपर बहुत बड़ी असर डाली है सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि नीचे साउथ के अंदर हमको ये जानकारी मिल रही है कि ये जो माउंटेनस एरिया है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट सर, ठीक है। यहाँ से हमको ईस्टर्न घाट्स देखने को मिल जाते हैं सर, ठीक है। तो होता क्या है कि वेस्टर्न घाट्स की तरफ से आपको ये मिलेगा कि एम्पायर एक्सपांशन होना बहुत टफ है सर, ठीक है। इवन नॉर्थ के राजा जब वेस्टर्न घाट्स को जीतने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं सर, ठीक है। पर एम्पायर बिल्डिंग के अंदर उनको बहुत हेल्प करेगी सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो प्लेन लैंड विल हेल्प इन द एम्पायर बिल्डिंग, हमेशा ये याद रखिए सर, ठीक है। ये उसके अंदर हमको ये देखने को मिलेगी कि नॉर्थ साउथ डिवाइड आपको मिलती है सर, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ डिवाइड का मतलब ये है कि भाई उत्तर भारत का राजा है वो दक्षिण के ऊपर अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, पर दक्षिण भारत का कोई साम्राज्य उत्तर भारत की तरफ साम्राज्य एक्सपांशन नहीं कर पाता है। विजयनगर था, विजयनगर साउथ तक ही रह गया। चोलास थे, एक दो बार उन्होंने जीत हासिल की बंगाल के ऊपर, उन्होंने दे वर एबल टू डिफीट द पाल एम्पायर। अगर आपको पता होगा, राजेंद्र करके राजा हुआ करते थे जिन्होंने बेसिकली काफ़ी साम्राज्य बड़ा किया था सर, ठीक है। अपने आप को गंगाई कोंडा के रूप में पहचानते हो, कहते हैं कि मैं गंगा का पानी लेके आया हूँ सर, ठीक है। पर एम्पायर बिल्डिंग नहीं कर पाए।
जीत हासिल करना, एक आध बार पॉलिटिकल कंक्वेस्ट करना और अपने आप को कंसोलिडेट करना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। So once you consolidate yourself, it's a very different thing compared to a conquest which can be done by a single military campaign. एक आध बार military campaign कर दो तो हो सकता है कि आप कंसोलिडेट तो कर पाएंगे, बट उसके बाद देन यू विल फाइंड कि आप उसमें आगे नहीं चल पाएंगे सर। खैर, तो पहली बात तो आपको यहाँ से ये देखने को मिलेगी, वो है नॉर्थ साउथ का इश्यू सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ये जो नॉर्थ साउथ के इश्यू को हम लोग जब देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ से एम्पायर बिल्डिंग में नॉर्थ इंडिया और साउथ के बीच में आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा सर। ठीक है, तीसरी बात अगर आप समझने की कोशिश करिए तो भारत में ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि बिकॉज हिमालयस आर देयर, ओके, तो ये हिमालयस हैव ऑलवेज हेल्प्ड अस इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमी अटैक्स प्रिसाइसली फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सर। ठीक है, हिमालयस हैव प्लेड अ वेरी मेजर रोल सर। ठीक है, भारत को अगर आप मॉनसून के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करोगे तो मॉनसून के पर्सपेक्टिव से हिमालयस का खुद का रोल प्ले है सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। उसके साथ साथ अगर आप समझने की कोशिश करिए कि भारत में विदेशी आक्रमण है तो हिमालयस के कारण हमको ज़रूर से फर्क पड़ा है सर। ठीक है, सो वी विल फाइंड कि एनी काइंड ऑफ फॉरेन इन्वेजन टेकिंग प्लेस ऑन इंडिया हैज़ एक्चुअली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिमालयस। So Himalayas has given some kind of political stability to the empires of this country sir. ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। इनफैक्ट इस बेसिस के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करिए, हिमालयस के बीच में जो पासिस आते हैं, ये पासिस का अपना बहुत बड़ा महत्व है। नथुला पास, खारदुंगला पास, खाइबर पास, बोलान पास, आपने ये सब नाम सुने होंगे सर। ठीक है, भारतीय इतिहास के अंदर अगर आप, भारतीय ज्योग्राफी के अंदर अगर आप समझोगे तो माउंटेन रेंज के अंदर हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। ये माउंटेन रेंजेस के अंदर वी विल फाइंड कि जितने भी पासिस थे, ये पासिस से ही इन्वेजन होता था। ये पासिस से ही हमको ये पता चल रहा है कि ट्रेड एंड कॉमर्स भी आपको देखने को मिलेगा सर। ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी कि सामान्य रूप से भारतीय इतिहास में चीन के साथ जो संबंध जुड़ते थे वो कभी भी हिमालय और तिब्बत के थ्रू नहीं जुड़े हैं सर। ठीक है, हम चीन के साथ कनेक्टिविटी रखते थे एंशिएंट इंडिया के अंदर। सो यू माइट बी अवेयर अबाउट ह्यूएनसांग, यू माइट बी अवेयर अबाउट इत्सिंग, यू माइट बी अवेयर अबाउट फाहियान। फाहियान और ह्यूएनसांग दोनों के दोनों जमीन के रूट से आए थे, बट दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से ये लोग नॉर्थ वेस्ट की तरफ गए, नॉर्थ वेस्ट से जाके इवेंचुअली दे विल बी कमिंग टूवर्ड्स इंडिया सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। बट ऐसी कहानी आपको ये नहीं मिलेगी कि ये तिब्बत के थ्रू है। बट एक चाइनीज एम्बेसडर टेंग एम्पायर का भारत की तरफ आता है जिसका नाम था वैंग जुआंग्स। वैंग जुआंग्स केम इन द पोस्ट हर्षा पीरियड। ओ हर्षवर्धन के समकालीन समय पे भी आया था, वो चाइनीज डिप्लोमेट था भारत के अंदर सर। ठीक है, हर्षवर्धन के कोर्ट में एम्बेसी के रूप में था, चाइना से आया था। वैंग जुआंग्स के पीरियड में हमको ये जानकारी मिल रही है कि वैंग जुआंग्स तिब्बत के रास्ते, नेपाल के रास्ते भारत की तरफ आया था सर। ठीक है, तो बीच में आपके कुछ कुछ पासिस थे, वो पासिस की मदद से भारत की तरफ आया होता है सर। ठीक है, तो कहने की बात आपको ये मिलेगी कि एम्पायर बिल्डिंग, नॉर्थ साउथ, हिमालय, पासिस, माउंटेन रेंजेस, इनका बहुत बड़ा एक योगदान है सर। ठीक है, इसी तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, माउंटेन्स हैव एक्चुअली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द केव आर्किटेक्चर ऑफ दिस कंट्री एज वेल सर। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनली जितनी भी केव्स बनती है, आप समझने की कोशिश करोगे, आपको वेस्टर्न घाट्स के अंदर मिलेगी सर। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपको जितने भी विहार देखने को मिलते हैं, चैत्य के रूप में आपको देखने को मिलेंगे सर। ठीक है, ये सब के सब छोटी बड़ी पहाड़ियों के अंदर आपको मिलते हैं सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इनको हम लोग रॉक कट आर्किटेक्चर के रूप में पहचानते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, ये केव्स को हम लोग कहते हैं कि दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर। ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर हमको कहाँ से मिला? दिस इज एन आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस ओनली। ये बेसिकली ज्योग्राफी के थ्रू ही हमको यहाँ से मिलता है सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसी के अंदर से अगर आप समझने की कोशिश करिए कि बड़े बड़े साम्राज्य का जो डेवलपमेंट था वो रिवर बैंक्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा सर। ठीक है, आपके यहाँ पे इतिहास के अंदर जितने भी शहरों को आप देख लीजिए सर। ठीक है, प्राचीन भारत के, मध्यकालीन भारत के, इवन आधुनिक भारत के भी सर। ठीक है, मॉडर्न टाइम्स के एस्टेब्लिश सिटीज जो है, दे आर लोकेटेड ऑन सम काइंड ऑफ वाटर बॉडीज, है ना, कोई रिवर बैंक्स के ऊपर आपको मिलेंगे सर। ठीक है, ये रिवर बैंक्स के ऊपर जो भी बेसिकली सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, ट्रेड एंड कॉमर्स आपका यहाँ पे बढ़ा है, उसमें भी ज्योग्राफी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आप हड़प्पा का कभी इतिहास उठा के देखोगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि हड़प्पा में ज़्यादातर शहर जो है वो नदी किनारे आए हुए हैं। हड़प्पा खुद रावी शहर के ऊपर, रावी नदी के ऊपर आपको मिलता है।
मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो इज लोकेटेड ऑन दी सिटी ऑन द रिवर इंडस ओनली सर, ठीक है। आप लोथल देख लोगे तो आपको भोगाव नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए तो यमुना के बैंक्स के ऊपर आपको राखीगढ़ी जैसे सिटीज़ मिल जाएगी। खैर हिंडौन करके एक नदी हुआ करती थी, वहाँ पे आपको हड़प्पा की साइट्स मिलती है, यमुना की ये सब ट्रिब्यूटरीज है। गग्गर हाकरा आपने नाम सुना होगा, गग्गर हाकरा की बैंक्स के ऊपर आपको कालीबंगन जैसी शहरों का आपको निर्माण मिलेगा सर, ठीक है। तो अगर नदी ना होती तो आपके शहर ना बनते सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो आप ऐतिहासिक रूप से देखने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ा रोल प्ले दिया है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसी तौर के ऊपर जोग्राफिकल जो भी रिसोर्सेज है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, ये नेचुरल रिसोर्सेज ने इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन द एंशिएंट, इवन मिडिवल एंड इवन इन द मॉडर्न एरा एज वेल सर, ठीक है। आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी सर, आप ही सोचिए। हाउ कम योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस? योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी टेकिंग प्लेस बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। आप प्राकृतिक संसाधनों का कैसे उपयोग कर पा रहे हो, वो चाहे नदी हो, वो चाहे जंगल हो, वो चाहे आपकी माइंस हो। अब यू विल फाइंड कि वरामिहिर करके एक स्कॉलर हुआ करते थे गुप्ता पीरियड के समय पे, उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि इन द बृहत संहिता कि कैसे माइंस को आइडेंटिफाई करना है, कैसे आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे आप समझने की कोशिश करोगे गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, वहाँ से गोल्ड के कॉइन्स बनते हैं। आयरन के एक्सट्रैक्शन से हमको ये जानकारी मिल रही है कि आयरन के जो टूल्स थे वो बनने शुरुआत हो जाएंगी, और आयरन टूल्स हैव क्रिएटेड अ वेरी मेजर रोल इन द यूज ऑफ वेपन्स। तो फिर वेपन्स बनने की शुरुआत हुई। तो अगर भौगोलिक रूप से अगर आपने इन सब प्रकार की चीज़ों का उपयोग ना किया होता तो क्या होता सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। इनफैक्ट भारत के अंदर ये जितने भी माउंटेनस एरिया है, रिवर बैंक्स है सर, ठीक है, इसने इंडिया की फिलॉसफी को भी बहुत बड़ा एक योगदान दिया है भारतीय संस्कृति के तहत सर, ठीक है। आप देखिए कि जितने भी साधु सन्यासी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब नदी किनारे तप किया करते थे सर, ठीक है। प्राकृतिक रूप से हमको एक चीज़ बहुत देखने को मिलेगी सर, ठीक है, कि जितने भी हमारे तत्वज्ञानी लोग थे, दार्शनिक लोग थे, जितने भी थिंकर्स हुआ करते थे, ऑल यूज्ड टू लिव ऑन द रिवर बैंक्स। आश्रम्स की स्थापना हुई नदी किनारे सर, ठीक है। बड़े बड़े आप देखोगे साधु संत जिनको दर्शन प्राप्ति होती है, जिनको एनलाइटनमेंट होती है, जिनको निर्वाण प्राप्ति होती है, वो भी नदी किनारे होती है सर, ठीक है। बुद्धा को गया नदी के किनारे होती है, कौन सी रिवर बैंक के ऊपर होती है, जरा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिवर ऑन द बैंक्स ऑफ गया वेयर बुद्धा अटेन निर्वाण। बुद्ध भगवान को, सिद्धार्थ गौतम को निर्वाण प्राप्ति हुई। तो ये निर्वाण प्राप्ति कैसे होती है सर, ठीक है। तो मैं आपको खाली हिंट दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट ऑफ द टॉपिक कि देखिए कि हाउ ज्योग्राफी इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन द फिलोसफिकल डेवलपमेंट। एंड ज्योग्राफी अगर आप उसको सकारात्मक तरह से उपयोग करोगे तो आपका एम्पायर बिल्डिंग भी होगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो भारतीय इतिहास में बहुत सारे गहन गहन मुद्दे हैं जिसको लेके भौगोलिक रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए। आप अगर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री नहीं देख सकते हो तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होगा सर, ठीक है। किसी वेस्टर्न फिलोसफर ने कहा है कि इतिहास मूलतः से दो आंखें हैं एक व्यक्ति के अंदर की जीवन की, जो टाइम और स्पेस को दर्शाता है सर, ठीक है। हिस्ट्री आर द टू आईज ऑफ अ ह्यूमन which defines the time and the space criteria through which we can see the objects, we can see the events, we can see the incidents that are taking place. अगर आप टाइम एंड स्पेस के क्राइटेरिया से हिस्ट्री को नहीं समझ पा रहे हो तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आपने हिस्ट्री को बहुत अधूरा समझा है सर। यू हैव लर्न हिस्ट्री इन अ वेरी मिनिमलिस्टिक वे सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। और इस बेसिस के रूप में हम लोग हिस्ट्री को टाइम एंड स्पेस डायमेंशन से भी देखते हैं। आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इतिहास को इस तरह से देखिए। ये चर्चा करने का इंटेंशन ये था कि आप मैड ओवर मैप्स की हमारी जो चैनल है उसमें तो ज्वाइन करिए, पर अपने दिमाग को हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर देखिए सर, ठीक है, और ज्योग्राफिकल बेसिस के ऊपर से देखिए। आप समय को जब तक आप अल्टीमेटली ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पाओगे तब तक हिस्ट्री को नहीं समझ पाओगे। आपको जानकारी देने के लिए मैं आपको खाली कुछ मैप्स के PYQs करवाऊंगा अभी, जिसको देख के आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी भी यहाँ से कितनी बार टाइम एंड स्पेस डायमेंशन को इकट्ठा करके
ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सवाल पूछता है। इंटेंशन मेरा यही है कि आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ज्योग्राफिकल थॉट को अल्टीमेटली साथ में रखते हुए इस प्रकार का आंसर्स इसको आप करिए। प्रीवियस के पेपर देखिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे पूछी गई है सर, ठीक है। जैसे एक ये सवाल आया था 2022 की प्रीलिम्स के अंदर, आपको ये पूछा गया था सर, ठीक है, 2022 की प्रीलिम्स के अंदर। और सवाल के अंदर आपको क्या दिया गया है जरा यहाँ पे देखते हैं सर, ठीक है। व्हाट हैज़ बीन गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, 4 लोकेशंस आपको दी गई है, धौली, एरागुडी, जगोड़ा, कलसी। और भारतीय नक्शे के तहत आपको इसको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये कहाँ कहाँ पे आया हुआ है सर, ठीक है। इस बार एलिमिनेशन टेक्निक नहीं दी है। नॉर्मली क्या होता था कि 1 and 2, 2 and 1 and 3, 2 and 4, इस तरह से यूपीएससी 1, 2 and 3 इस तरह से ऑप्शन दे दिया करता था सर, ठीक है। तो उसमें होता क्या था कि चीज़ें एलिमिनेट हो जाती थी। बट 2022 की प्रीलिम्स में यूपीएससी ने कहा कि एलिमिनेशन टेक्निक को ही एलिमिनेट कर देते हैं, बोले मगजमारी ही नहीं रहेगी सर, है ना, क्वेश्चंस को टफ कर देते हैं सर, ठीक है। ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है सर, ठीक है। अगर आप अशोक के इंस्क्रिप्शंस को जानते होंगे तो आपको जानकारी होगी कि धौली और जगोड़ा इंस्क्रिप्शन ये दोनों के दोनों उड़ीसा के अंदर आए हुए हैं सर, ठीक है। यहाँ मध्य प्रदेश डाला गया है, ये गलत है। अब आप मुझे पूछोगे कि ऐसा कैसे याद रखेंगे सर, ठीक है। धौली जगोड़ा का इंस्क्रिप्शन का इंपॉर्टेंस ये है कि ये कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उसको इशू किया था सर, ठीक है। जब कलिंग की युद्ध हुई ना सर, ठीक है, उसके बाद अशोक ने ये इशू किया था, ऐसा इतिहास मानते हैं, इतिहासकार मानते हैं। खैर इसको लेके भी बहुत सारे ओपिनियन हैं कि भाई कलिंग युद्ध के पहले किया था या बेसिकली कलिंग युद्ध के पर्सपेक्टिव में अशोक का क्या रोल प्ले है, कभी बाद में बात करूंगा। पर ये कलिंग के पर्सपेक्टिव में, कलिंग मतलब आज का उड़ीसा वाला रीजन जहां अशोक ने अपना आक्रमण किया था और फिर वहां पे अपनी झंडा गाड़ा था सर। खैर तो यहाँ आप देखोगे तो बीच में एमपी दिया हुआ है, तो 3 वाला गलत हो गया सर, ठीक है। अब 3 वाला गलत हो गया तो यू विल फाइंड कि ओनली 1 पैर वाला तो आ सकता है, बाकी सब भी आ सकते हैं कि नहीं, देखते हैं सर, ठीक है। गेटिंग ऑफ पॉइंट। एरागुड्डी आंध्र प्रदेश में है, यस ये सही है, एरागुड्डी इन आंध्र प्रदेश सर, ठीक है। कलसी, कलसी तो बहुत ही फेमस है उत्तराखंड के अंदर माय फ्रेंड, ओके। कलसी का जो इंस्क्रिप्शन है ये तो उत्तराखंड के अंदर आया हुआ इंस्क्रिप्शन है, ये आपको कहाँ पे, इनफैक्ट कर्नाटका में दिखेगा सर, ठीक है। तो ये भी गलत है सर। तो 3 and 4 आर करेक्ट, रॉन्ग, ओके। 1 and 2 आर करेक्ट, ओके ना, समझे कि नहीं समझे। पहले 2 आपको यहाँ पे सही दिखाए गए, बाकी के 2 गलत है सर, ठीक है। यहाँ आपको पूछा गया है करेक्टली मैच क्या है सर, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई करके सकते हो कि भाई देखो ओनली 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर, 4 पैर। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर बी आएगा, ओनली 2 पैर सर करेक्टली मैच्ड, ओके है ना, 2 ही है ना, बाकी के तो नहीं दिख रहे हैं हमको सर, सिंपल है सर, ठीक है। गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो आप देखिए दोस्तों यूपीएससी के अंदर किस प्रकार से सवाल पूछता है, और यूपीएससी अल्टीमेटली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ से कैसे फिर के लेता है आपके साथ सर, ठीक है। गेटिंग ऑफ पॉइंट। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट मैपिंग एस्पेक्ट ऑफ द हिस्ट्री सर, ठीक है, क्योंकि इतिहास को समझना बहुत ही टफ नहीं है, पर मैं ज़रूर से ये कहूँगा कि अगर आप इसको हिस्टोरिकल बेसिस के रूप में देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ ही गया है सर, ठीक है। गेटिंग ऑफ पॉइंट। ये मैप है, दिस इज द मैप, इफ यू कैन सी इट ओवर हियर सर, ठीक है। ये मैप के अंदर आपको खास करके कलसी यहाँ पे दिख रहा है सर, ठीक है। धौली जगोड़ा आपको यहाँ उड़ीसा के अंदर दिख रहा है सर, ठीक है। गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। उसी तौर के ऊपर मैंने आपको बताया कि एरागुड्डी ये आपके आंध्र प्रदेश के अंदर आया हुआ एक लोकेशन मिलेगा सर, ठीक है। गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो इस तरह से आपको सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा। जैसे एक और सवाल आपको पूछा 2021 की प्रीलिम्स के अंदर आया हुआ है, और सीधा ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा गया है सर, ठीक है, कि इनमें से कौन से शहर के अंदर एक वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर मैनेजमेंट की टेक्निक हड़प्पा के द्वारा, डैम्स के द्वारा बनाई गई थी सर, ठीक है, जहां रिजर्वायर्स को कनेक्ट किया गया है सर, ठीक है। गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो इसमें धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी और रोपड़, रोपड़ इज इन पंजाब बाय द वे, रोपड़ पंजाब के अंदर है, आपको जानकारी होगी सर, ठीक है। गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। कालीबंगन, राखीगढ़ी अगर आप समझने की कोशिश करोगे, दोनों के दोनों पेरेनियल, जैसे कालीबंगन है गग्गर हाकरा नदी के किनारे था, गग्गर हाकरा एक पेरेनियल सोर्स ऑफ रिवर सप्लाई के रूप में हमको मिलेगी सर, ठीक है। तो डेफिनेटली तो ये तो आएगा नहीं सर, ठीक है। गेटिंग ऑफ पॉइंट। एक आपको यहाँ धौलावीरा देखने को मिल रहा है सर, ठीक है। धौलावीरा गुजरात के अंदर है, और खासियत ये है कि यहाँ 2 नदी जाती थी धौलावीरा टाउन के आजू बाजू में सर, ठीक है। तो एक नदी यूँ जा रही है, एक नदी यूँ जा रही है सर, ठीक है। ये नदियों के बीच में छोटी छोटी चैनल्स हुआ करती थी, मनहर एंड मनहस करके सर, ठीक है। गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। ये दोनों नदियों को धौलावीरा के साथ कनेक्ट किया गया था। इन्होंने छोटे छोटे रिजर्वायर्स बनाए थे, पानी के जलाशय बनाए थे। ये रिजर्वायर्स को भी इन्होंने
कैनाल्स के थ्रू बनाने की कोशिश की थी और ये नदियों को रोकने के लिए इन्होंने डैम्स का भी उपयोग किया था सर, ठीक है। अब आप मुझे पूछोगे कि इसमें मैपिंग का सहारा क्यों लेंगे सर, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपकी किताबों के अंदर मैप दिया होता है। जैसे अगर आप अपनी किताब उठाओगे एनसीईआरटी को सर, ठीक है, तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंगली एनसीईआरटी के द्वारा ये मैप दिया गया है। मेरे हिसाब से आप मैप के अंदर ही बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो। जैसे यहाँ धौलावीरा है तो आप बाजू में ही लिख सकते हो कि ये वाटर मैनेजमेंट के लिए जानने वाला शहर है। और धौलावीरा का एक और फीचर है कि इसमें सिटी को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। द सिटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओके। तो उन दोनों को आप हाईलाइट करोगे तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा सर, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग अ पॉइंट। उसी तौर के ऊपर अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करोगे सर, ठीक है, तो हियर ऑल्सो यू कैन हाईलाइट सर्टेन एरियाज, ओके। से फॉर एग्जाम्पल आमरी आपको देखने को मिल रही है, ये सिंध के अंदर है सर, ठीक है, ये भी इंडस के किनारे आपको मिलेगा। आमरी का सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ आपको राइनो के एविडेंसेस देखने को मिले। हड़प्पा के अंदर आपको जानकारी होगी कि राइनोसेरस के सील के ऊपर एविडेंसेस मिले हैं सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। तो यू कैन मेंशन द प्लेस कॉल्ड एज आमरी सर, है ना यहाँ। तो इस तरह से आप मैपिंग के पर्सपेक्टिव से आप देखिए सर, ठीक है। राखीगढ़ी की खासियत ये है कि ये लार्जेस्ट साइट है सर, ठीक है ना, समझे। मंडा जो है ये जम्मू के पास है, दैट इज द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ दी हड़प्पन सिविलाइजेशन सर, समझे। तो आप मैप के थ्रू पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को याद कर सकते हो, जहाँ से प्रीलिम्स के अंदर सवाल आते हैं। तो मैपिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर एस्पेक्ट सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। जैसे ये सवाल भी 2021 की मुख्य परीक्षा या प्रीलिम्स के अंदर आया था, जहाँ आपको पूछा गया था कि फ्रॉम द डिक्लाइंस ऑफ द गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ द हर्षवर्धन इन द 7th century द फॉलोइंग किंगडम्स वर होल्डिंग पावर इन नॉर्थ इंडिया। वंस अगेन ज्योग्राफी सेंट्रिक पावर सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। कि गुप्ता के डिक्लाइन के बाद अल्टीमेटली नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन से पावर के ऊपर आते हैं, हर्षवर्धन के राइज के दौरान से सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। हर्षवर्धन के तात्कालिक समय के दौरान की है, समझे। तो गुप्ता का डिक्लाइन हुआ है 550 सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, 550 CE के आसपास। हर्षवर्धन का पीरियड आता है 600 और उसके बाद वाले पीरियड में सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। अब गुप्ता खुद डिक्लाइन में चला गया है तो ये तो आएगा नहीं सर, गेटिंग अ पॉइंट। परमार जब आता है वो तो गुर्जर प्रतिहारों के बाद आएगा सर, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार तो काफी बाद में 750, 800, 900 के बाद आएंगे, ये भी चले जाएंगे। हर्षवर्धन खुद, यस, द पुष्यभूति ऑफ थाने सर। हर्षवर्धन के जमाई या उनके ही बहनोई हुआ करते थे गृहवर्मन मौखारी डायनेस्टी से, कन्नौज से, ये भी आएंगे सर, ठीक है। तो यादव ऑफ देवगिरी के यादव आएंगे 9th-10th century के बाद सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। एंड द मैत्रकास ऑफ वल्लभी। अगर आप देखोगे तो 4 डायनेस्टीज है यहाँ, 3, 4 एंड 6 मेरे हिसाब से बेसिकली यहाँ से सही जा रही है सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। ये सही नहीं है तो इसमें आप गुप्तास को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो 1, 3, 4 एंड 6 आपके यहाँ पे राइट आंसर के रूप में मिलेगा सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। क्योंकि गुप्तास के डिक्लाइन के ट्रांजिशन पीरियड दिया है तो उसको भी हम लोग मान लेते हैं। अब ये सवाल को अगर आपको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे सर, ठीक है। आप बोलोगे कि सर हमको याद नहीं रहेगा कि यहाँ 4 डायनेस्टीज का टाइम फ्रेम, तो आप उठाओ नक्शा, आप मैपिंग करना शुरू करो कि थानेसर आया है हरियाणा के पास। टेंटेटिवली आप यहाँ से लिख सकते हो कि थानेसर इज इन हरियाणा सर, ठीक है। यहाँ पुष्यभूति करके डायनेस्टी हुआ करती थी। ये पुष्यभूति अल्टीमेटली आप देखोगे तो हर्षवर्धन की डायनेस्टी थी। उन्होंने कन्नौज के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाए। कन्नौज में आपको यहाँ से देखने को मिलेगी मौखारी डायनेस्टी। यहाँ पे वी विल फाइंड कि इन दोनों के मैट्रिमोनियल रिलेशंस का आउटकम ये हुआ कि हर्षवर्धन अल्टीमेटली पावर के ऊपर आएगा। उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है पर मैं नहीं जा रहा हूँ। हर्ष के ही सामंत गुजरात में मैत्रक हुआ करते थे। ये मैत्रक वो डायनेस्टी हुआ करती थी जो हमको ये जानकारी दे रही है कि ये लोग आए थे गुजरात में पावर के ऊपर से, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। और फिर अल्टीमेटली गुप्ताज ऑफ मगध जो बेसिकली अपने आखिर के पीरियड के अंदर सर्वाइव कर रहे थे, फिर इनका डिक्लाइन हो जाता है सर, है ना। तो इस तरह से आप मैपिंग पर्सपेक्टिव से आप आंसर को सॉल्व करिए। जब तक आप मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व नहीं करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे मेरे हिसाब से सर, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ आपको चालुक्यस भी देखने को मिलते हैं। खैर यूपीएससी ने दिया नहीं है पर चालुक्यस का ओरिजिन पीरियड आपको देखने को मिलता है। वेस्टर्न चालुक्यस जिसे हम लोग पुलकेशिन की डायनेस्टी के साथ जोड़ते हैं, पुलकेशिन 1 करके एक राजा था, ये इसी पीरियड में पावर के ऊपर आया 600 के ट्रांजिशन में सर, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यूपीएससी इज आस्किंग। आप हमेशा मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा सर, ठीक है। 2022 में भी आपको मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आए हुए हैं, दे हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको पूछी गई है सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके, है ना, समझे। देखिए ज्योग्राफी सेंट्रिक केव्स का ऊपर से सवाल आया है।
आपको पूछा गया है कि अजंता लाइज ऑन द वाघोरा रिवर, सांची लाइज ऑन द चंबल रिवर सर, ठीक है, पांडवलेना लाइज ऑन द गॉर्ज ऑफ द नर्मदा रिवर्स एंड अमरावती लाइज ऑन द गॉर्ज ऑफ द गोदावरी रिवर सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। आप समझने की कोशिश करिए कि इसको आप मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो क्या जाएगा आपसे सर, ठीक है। चंबल नदी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ से यूं करके जाती है यमुना की तरफ सर, ठीक है। सांची यहाँ कहीं बीच में आया है तो कहीं कोई लेना देना है उसका सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। दूसरा है पांडवलेनी लाइज ऑन द गॉर्ज ऑफ द नर्मदा रिवर सर, ठीक है। नर्मदा यूं आती है जबलपुर से एमपी की तरफ या गुजरात की तरफ सर, ठीक है। पांडवलेनी नासिक में है, नासिक तो उसके नीचे आया है सर, ठीक है ना। तो नासिक का नर्मदा के साथ कहाँ सीधा सीधा ज्योग्राफिकल कोई लेना देना है सर, ठीक है। पांडवलेनी एक गुफा का प्रकार है सर, है ना, आप लॉजिक लगाओगे तो भी आपको मिलेगा सर, ठीक है। अमरावती स्तूपा लाइज ऑन द गॉर्ज ऑफ द गोदावरी रिवर। अब देखिए कि नो डाउट गोदावरी यूं शुरू होके जाती है, पर क्या अमरावती का स्तूप एग्जैक्ट उनके गौर के ऊपर है? नहीं है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, कृष्णा गोदावरी की वैली आपको रीजन देखने को मिलता है खास करके, तो इसमें सीधा सीधा नहीं है। तो यहाँ आप देखोगे तो किताब में भी दिया है कि अजंता की जो केव्स है वो वाघोरा नदी के किनारे है सर, ठीक है ना, समझे। तो अगर आप देखोगे तो ये तो मेरे प्लस क्लास का एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ मैपिंग करवाया था सर, ठीक है, बच्चों को, और बोला था कि भाई अजंता की नदी का नाम याद रखेगा कि ये वाघोरा नदी के ऊपर है, यहाँ 29 केव्स आई हुई हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए सर, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर मुझे आपको ये नहीं करवाना है कि आप मैपिंग को रिडंडेंट बना दो, मैपिंग के ऊपर अच्छा फोकस करिए। जैसे ये मैप एनसीईआरटी के अंदर दिया है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पावर को एस्टेब्लिश करती है। तो पहले इन्होंने बंगाल जीता, बंगाल से अवध वाला रीजन जीत लिया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी मैसूर वाले रीजन को भी डोमिनेट करेगी, बॉम्बे, एंड ये थर्ड फेज तक आते आते ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया सबके ऊपर अपना एस्टेब्लिशमेंट किया है सर, ठीक है। तो मैप पर्सपेक्टिव से आपको बहुत मदद मिलेगी, सेटलमेंट्स, कॉलोनीज, फैक्ट्रीज किसके द्वारा कहाँ पे बनाई गई है, एवरीथिंग हैज़ टू बी रिकॉल्ड बाय मैप। और विजुअलाइजेशन से आपको क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग होगी कि साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था। अब जैसे मराठास के लिए कहा जाता है कि मराठास का साम्राज्य अटक से लेकर कटक तक था। फॉर द मराठास इट इज सेड दैट द मराठा एम्पायर रीच फ्रॉम अटक टू कटक। अब अटक से कटक की कहानी क्या है सर, समझे कि नहीं समझे, वो आपको बतानी है। तो आप लिख सकते हो कि अटक यहाँ पे है, अटक इज इन द नॉर्थ वेस्ट इन द इंडिया सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो अटक इज लोकेटेड इन द पीरियड और इन द रीजन्स ऑफ पेशावर सर, ठीक है। और कटक आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। सो कटक इज इन उड़ीसा, अटक इज इन दी पेशावर नॉर्थ वेस्ट सर, ठीक है। और मराठा एम्पायर बेसिकली इतने सारे रीजन्स में डोमिनेट कर रहा था, इसके लिए मराठास को कहा गया। अटक से कटक तक की कहानी सर, ठीक है। अब अटक से कटक तक की कहानी में आपको याद रखना है कि किसने किया था ये चीजें सर, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव करके एक पेशवा हुआ करते थे जो बाजीराव के बाद आते हैं सर, ठीक है। ही वॉज द सन ऑफ बाजीराव सर वन सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। या इन्हीं को ही नाना साहेब कहते हैं, बालाजी बाजीराव, या यू विल फाइंड कि किंग कॉल्ड एज द नाना साहेब सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वो हमको जानकारी मिलेगी कि भाई उनके द्वारा ये सब चीज़ें चलाई गई है सर। खैर, तो मोटे मोटे तौर के ऊपर यू नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल पार्ट। कन्नौज को लेके कौन सी डायनेस्टीज फाइट कर रही थी, गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। अब ये सब के सब जो फाइट कर रहे थे उसमें कन्नौज में उनको मिला क्या है सर, ठीक है, और इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो कन्नौज को लेके आपको पता होगा कि 750 से लेके 1000 तक की जो पीरियड था, इस पीरियड के समय पे बहुत सारी डायनेस्टीज के बीच में ये गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में कंटिन्यूसली स्ट्रगल रहा। तो इसमें अल्टीमेटली कन्नौज में ही क्यों लड़ाई हुई सर, ठीक है। यूपीएससी आपको पूछ सकता है कि वाई कन्नौज बिकेम अ फाइटिंग प्लेस फॉर ऑल द 3 डायनेस्टीज। यूपीएससी ने यहाँ से सवाल भी पूछा हुआ है। जैसे एक सवाल पूछा था वर्ष 2015 या 16 के अंदर सर, ठीक है, पीवाईक्यू के अंदर ही पूछा हुआ है आपको, और पूछा था कि पानीपत के अंदर ही क्यों 3 लड़ाइयाँ हुई सर, ठीक है। अभी मैं नहीं जा रहा हूँ पानीपत की इंपॉर्टेंस क्या है, पर मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको आइडिया रहना चाहिए कि भाई मैपिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया सर, ठीक है। तो ये जो हम मैड ओवर मैप्स की चैनल शुरू कर रहे हैं उसमें मैं आपको इन सब चीज़ों के ऊपर मैपिंग करवाऊंगा सर, ठीक है। मैं आपको खिलजी के हर एक मिलिट्री कैंपेन, अकबर के मिलिट्री कैंपेन, अशोक के मिलिट्री कैंपेन, समुद्रगुप्त के मिलिट्री कैंपेन, जितने भी राजा
पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, कल्चरल पर्सपेक्टिव से, मैप के थ्रू हम लोग इतिहास को समझेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलेगी, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वाया द मैपिंग। और आप में से ज़्यादातर बच्चे जो रिवीजन में मार खाते हैं, क्योंकि इतिहास एक बार समझ तो लेते हैं पर रिवाइज नहीं करते हैं, उनको बहुत ये हेल्प करेगा सर, ठीक है ना। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन, बट इवन इन द मेंस एग्जामिनेशन द क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन द मैपिंग पर्सपेक्टिव। कहने की बात मेरी ये है कि मुख्य परीक्षा के अंदर भी आपको मैपिंग बेस्ड सवाल आते हैं कि भाई पानीपत में ही क्यों हुआ सर, ठीक है। तो हम देंगे कि इसकी ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या थी, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या थी, इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या थी, वॉर के अंदर इसकी सिग्निफिकेंस क्यों है। क्योंकि आप देखिए 3 लड़ाई हुई, 1526 में हुई, 1526 में पहली लड़ाई होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1556 के अंदर दूसरी लड़ाई होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि 1761 के अंदर तीसरी लड़ाई होती है। इनफैक्ट 2 लड़ाइयों के बीच में 30 साल का गैप रहा, और दूसरी और तीसरी लड़ाई के बीच में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो नहीं करके 150 साल का गैप रहता है। 1550 से लेके 1760, मतलब ऑलमोस्ट 200 साल के आसपास का पीरियड आपको देखने को मिलेगा। तो तीसरी पानीपत इतनी लेट क्यों हुई? पहली 2 तो इमीडिएट हो जाती है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, the second battle of Panipat and the third battle of Panipat. The first 2 had a very limited period of gap, but the second and the third Panipat had a gap of almost 200 years. Okay, why so? इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ज़रूर से आप हमारे साथ रहिए। ये प्लेटफॉर्म के अंदर मैं आपको यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री के भी मैप्स करवाऊँगा। आई विल बी हेल्पिंग यू विद द मैप्स ऑन द वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल। हम लोग ऐसी भी चर्चा करेंगे कि क्या जर्मनी को 2 विश्व युद्ध के लिए कंसीडर किया जा सकता है, उसके द्वारा ही 2 विश्व युद्ध हुए थे कि नहीं हुए थे। उसके पीछे का भी कारण आपको मैप से बताऊंगा, क्योंकि जब वर्साई की ट्रीटी हुई 1919 के अंदर, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है, ये वर्साई की ट्रीटी के द्वारा जर्मनी को खत्म कर दिया जाता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसकी ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस इतनी क्रिएट की जाती है, जर्मनी अल्टीमेटली रिएक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ नाजिज्म सर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको मैप्स दिखेंगे। एनसीईआरटी इसके अंदर ही मैप आपको करवाऊंगा, चिंता मत करिए सर, ठीक है। कंट्रीज के आजू बाजू की कहानियों को भी हम लोग चर्चा करेंगे सर, ठीक है। बट उसके लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेके आऊँगा। मैं और मेरे और भी साथीगण हैं आपके लिए मैड ऑफ मैप्स के अंदर बहुत सारी डिबेट्स डिस्कशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स इन इंडियन हिस्ट्री। आपके लिए फिर से ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये कौन सा कंट्री डिपिक्ट कर रहा है, गेस दिस कंट्री। सही आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, उसके ऊपर क्लिक करके देना है, अपने दोस्तों के अंदर भी सर्कुलेट करना है। 15,000 की प्राइज नहीं जीते तो भी चिंता मत करिए, यहाँ से एक इफेक्टिव वे के थ्रू आप हिस्ट्री को समझ के जाओगे और भी विषयों को समझ के जाओगे। आज यहाँ पे विदाई लेता हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा, और आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सपना कंप्लीट करने में अगर हम लोग एक छोटी सी भूमिका यहाँ पे एक रोल प्ले कर सकते हैं तो ज़रूर से हम हमारा पूरा प्रयत्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट, जय हिंद।